हेलो देयर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में। देखिए, इस वीडियो से जो पहले का वीडियो है वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की जो हमारी वीडियो सीरीज है उसका पहला वीडियो है। उस पहले वीडियो में हमने जनरलाइज्ड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने थे। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या है, तीन हमने कंपेरिजन्स, हमने तीन डेफिनेशंस के रूप में, तीन कंपेरिजन्स के रूप में चीजें अच्छे से याद करने की कोशिश की थी। ड्राई फार्मिंग क्या है, ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है, रेनफेड फार्मिंग क्या है, इसकी स्पेसिफिक क्या डेफिनेशंस है। हमने और भी एक डिफरेंस की टेबल देखी थी, कई सारे फैक्ट्स देखे थे। कोशिश की थी कि अगर सीधा ही एग्जामिनेशन में पूछे जा सकने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हें जाना था। और मैंने एक बात आपको पिछले वीडियो में भी कही थी कि मैं अब जो भी वीडियोस हम कवर करेंगे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे, उनमें प्रत्येक वीडियो के अंदर, हर एक वीडियो के अंदर क्या होगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को भी मेंशन किया जाएगा। वो जो एनी हाउ इस टॉपिक से कहीं ना कहीं रिलेट हो रहे होंगे या कहूँ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से रिलेट हो रहे होंगे, तो उन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को भी हम कवर करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, राइट। तो इस वीडियो में भी हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को भी समझेंगे, जानेंगे। और साथ में आज हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ रेनफेड फार्मिंग इन इंडिया के बारे में। और इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने नहीं देखा हो तो उसके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और चलिए शुरू करते हैं। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का इंडिया में क्या इतिहास रहा है, तो उसमें सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है, ईयर वाइज। देखिए, यहाँ एक ईयर्स की कंप्लीट एक लिस्ट होती है। स्पेसिफिकली इस ईयर में ये हुआ, इस ईयर में ये हुआ, इस तरह से हमें याद करना है। और श्योर हर एक ईयर जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला ईयर जो हम याद रखेंगे वो है 1800। 1800 के अंदर हमें याद रखना है फर्स्ट फेमाइन कमीशन बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये ब्रिटिश राज के अंदर वाली बातें हैं, आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि आजादी से पहले की कहानी है ये, राइट। और ये जो कुछ भी कंटेंट है वास्तव में ऐसे थियोरेटिकली भी लिखा जा सकता है, लंबी लंबी पैराग्राफ भी क्रिएट किए जा सकते हैं। आप कंप्लीट थ्योरी पढ़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ में अवेलेबल करवाऊंगा। उस पीडीएफ के अंदर ये सारी जो भी ईयर्स हैं उनकी कंप्लीट लिस्ट है, जो कि वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में एक थ्योरी का पोर्शन, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास लिखा गया है, आप चाहें तो उसे एक वन टू लाइन पढ़ सकते हैं। स्पेसिफिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो याद रखना है 1800 के अंदर हमें याद रखना है कि फर्स्ट फेमाइन कमीशन बना था। उसके बाद हमें याद रखना है 1877 टू 1895 के अंदर हमें ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमें याद रखना है कि पहली बार सॉइल इरोजन कंट्रोल से रिलेटेड काम शुरू हुए थे, व्हिच इज कंपैरेटिवली नॉट सो इम्पोर्टेंट। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि 1920 के अंदर रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की शुरुआत है, या हम कह सकते हैं स्कार्सिटी ट्रैक डेवलपमेंट गिवन इंपॉर्टेंस बाय द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो स्कार्सिटी का मतलब समझते हैं, कोई ना कोई कमी वगैरह की हम बात कर रहे हैं, पानी की कमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंस है, तो उसके बारे में किसने बताया? रॉयल कमीशन ऑफ ऑन एग्रीकल्चर ने बताया। अब इस फोटो में आप कहेंगे कि 1919 है, आप 1920 याद करा रहे हो। तो देखिए, बुक्स के अंदर जो स्पेसिफिकली ईयर्स दिए गए हैं हमें वही याद रखने हैं। ठीक है, तो 1920 ही हमें याद रखना है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो क्या है, 1923। यहाँ से क्वेश्चंस जो है एएसआरबी नेट, एआरएस और स्पेसिफिकली जेआरएफ एग्जामिनेशन जो होते हैं वहां से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार आ चुका है कि वीए तमहने जो है उन्होंने फर्स्ट सिस्टमेटिक साइंटिफिक अप्रोच टू टैकल द ड्राईलैंड फार्मिंग जो है वो शुरू हुआ। पहली बार ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे साइंटिफिक वर्क जो है कब शुरू हुआ? 1923 के अंदर हुआ, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जामिनेशन से पूछा जा चुका है और आने वाले वक्त में भी पूछा जाता रहेगा। ठीक है, तो हमें अच्छे से याद रखना है 1923 के अंदर वी ए तमहने, इनका नाम भी याद रखना है। कहाँ पे? ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, मंजीरी पुणे के अंदर। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है, 3 साल बाद ये काम जो है इनके अंडर में आ चुका था। तो कनितकर जो है उन्हें 1926 में ये काम सौंप दिया गया था। तमहने का ट्रांसफर हो गया, काम मिल गया कनितकर को। अब 10 साल बाद हमें याद रखना है ड्राफ्ट फार्मिंग स्टेशन जो है वो सोलापुर, हम कहेंगे बीजापुर, या जो स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में है वहां हुआ। और उसके बाद 1 साल बाद ये स्टेशन कहाँ है, तो हम कहेंगे हगरी एंड रायचूर, हम कह सकते हैं कर्नाटका में शिफ्ट हुआ। और उसके बाद हम कह सकते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग स्टेशन कहाँ खुला, तो रोहतक हरियाणा में खुला। तो ये चारों ही ईयर्स हमें एक स्पेसिफिकली सीक्वेंस में याद रखने हैं। 1923 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से याद करेंगे कहाँ तक, 1935 तक। 23 के बाद 10 साल बाद जब मारना है 1933, उसके बाद 1 साल बाद और उसके भी 1 साल बाद हमें ये बातें याद रखनी है। इंपॉर्टेंट है, सारी ईयर्स याद रखेंगे। नेक्स्ट हम याद रखेंगे कि बॉम्बे लैंड डेवलपमेंट एक्ट। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो आपको प्रेजेंट किए थे उसमें से एक क्वेश्चन ये था, उसमें मैच द फॉलोइंग में था, बॉम्बे लैंड डेवलपमेंट एक्ट कब आया था, तो 1942 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
ये ऊपर जो फ़ोटो दी है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो बस ऐसे ही माहौल बनाने के लिए लगा दी गई है। बट याद खाम की बस ये याद रखने के बाद 1942 के अंदर बॉम्बे लैंड डेवलपमेंट एक्ट आया या पास हुआ था। अब 1942 के अंदर ये हमने याद कर लिया, 1944 के अंदर ये याद रखना ज़रूरी है, 1944 में क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि मोनोग्राफ ऑन ड्राई फार्मिंग इन इंडिया कनित्कर का नाम अभी हमने पढ़ा था कि 1926 में इन्हें काम सौंप दिया गया था। तो उन्होंने एक पूरा मोनोग्राफ क्रिएट किया। मोनोग्राफ इस तरह का ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कंप्लीट डेंस स्टडी की गई हो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो हमें याद रखना है मोनोग्राफ कब क्रिएट किया गया, 1944 के अंदर किया गया। मोनोग्राफ ऑन ड्राई फार्मिंग, ये एक तरह से टाइटल है, याद रखना है। 1952 में क्या हुआ, डेजर्ट एफॉरेस्टेशन स्टेशन ओपन हुआ जोधपुर के अंदर, जोधपुर राजस्थान, है ना? इमेज क्या बनती है दिमाग में राजस्थान के नाम पे आपके दिमाग में? पानी की बहुत कमी होगी, रेगिस्तान होगा, ऐसी इमेजेस बन जाती हैं, राइट? तो फिर वैसे अब बहुत राजस्थानीज़ को ये धक्का लगता है अगर जब हमारे ऊपर जोक्स बनाए जाते हैं, कि यार तुम्हारे तो वहाँ पानी नहीं होगा, चलो ख़ैर। बट याद रखना है कि 1952 के अंदर जोधपुर में क्या हुआ, डेज़र्ट एफ़ॉरेस्टेशन स्टेशंस ओपन हुए। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है, वो है काज़री 1959 के अंदर, 1959 के अंदर। काज़री, वैसे आपने वो गाना सुना होगा, आफ़री आफ़री, सुनता हूँ ना मेरे दिमाग में सुनता है, काज़री काज़री, काज़री काज़री। बट कुल मिला के आपको ये काज़री को कैसे रिलेट करना है 1959 से, ये आपके ऊपर है। देखिए मैंने तो न जाने क्यों किसी मैं जब भी ये स्टोरी कंप्लीट पढ़ रहा होता हूँ, हिस्ट्री वाली जब पढ़ रहा होता हूँ, मैं एक दिमाग में बूढ़े अंकल को इमेजिन कर लेता हूँ। वो कह रहे हैं काज़री, काज़री, इस तरह से काज़री की बात कर रहे हैं 1959 के अंदर। अब ये एक्सेंट और ये सब चीज़ें मैं अपने खुद के लिए करता हूँ, न जाने क्यों मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ जो फटाफट से याद नहीं कर पाता ये इसको। तो मैं एक ऐसे अंकल की इमेजिनेशन करता हूँ जो बूढ़े हैं और उन्होंने गाना गाना क्या कह सकते हैं, गाना सुनना पसंद किया कब? 1959 में, काज़री काज़री। तो ये क्या है, काज़री की फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एरिड ज़ोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1959 में। अब देखिए ये इनकी उम्र जो है 59 साल के हो चुके हैं और काज़री के बारे में गाने सुन रहे हैं। देखिए ये सिर्फ नेमोनिक्स है, बुरा मत मानिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें याद करने के लिए है। तो 59 की उम्र में उन्होंने काज़री सुनना शुरू किया। लेकिन 54 में देहरादून क्या याद करना है, जैसे चौपन होता है हिंदी में हम बोलते हैं चौपन, चौधेरा मैं पता नहीं इस तरह से याद रखता हूँ, चौपन प्लस देहरादून, चौधेरा, चौधरी हैं जी, जो अब जिनकी हम बात कर रहे हैं वो चौधरी हैं। तो ये क्या है, हम कहेंगे कि चौधेरा से मैं याद रखता हूँ चौपन देहरादून, तो उससे मुझे याद रहता था। 1953 सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड, 53 में, विच इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, वैसे शायद मैथ वाले में आ सकता है, बट स्टिल 53 से हमें ये कहानी याद करनी शुरुआत करेंगे। 1953 में एक बोर्ड बना, उस बोर्ड के बाद चौधेरा से मैंने चौपन और देहरादून चौधेरा याद कर रखा है, चौधरी हैं जी। उसके बाद गाना सुनना पसंद कब हुआ, 1959 के अंदर काजरी काजरी गाना सुनना शुरू किया। और उसके बाद हमें याद रखना है कि 1962 के अंदर एक वैली प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। अब देखिए कुछ जगह ट्रिक्स लग जाती हैं, लगा दीजिएगा। इन अंकल को, एक बूढ़े अंकल को इमेजिन कर लीजिएगा जिन्हें आप रिलेट कर सकें। चलो अभी याद रखना है 1962 के अंदर सॉइल कंजर्वेशन इन कैचमेंट ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। ये भी आ सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। 1970 के अंदर 1970 हमारे लिए ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पढ़ने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। किसी भी एग्जाम में देख लीजिएगा 1970 बहुत आता है। तो 70 की उम्र में ऑल इंडिया प्रोजेक्ट चला दिया इन चौधरी जी ने, जिनकी बात हम कर रहे हैं, जो बूढ़े अंकल की जो हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में। कोई अंकल नहीं है वास्तव में इस दुनिया में, ये जस्ट हमारी एक इमेजिनेशन का हिस्सा है जो कि हमें याद कराने में। तो इनकी उम्र कितनी हो गई है, 1970। ये कहानी शुरू कहाँ से हुई है, उनकी 23 साल की उम्र से। 23 साल की उम्र में मंजीरी के अंदर उन्होंने टैलेंट की शुरुआत करी थी, बहुत जवान थे, लेकिन अब 70 की उम्र में आके ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। ये सिर्फ एक कहानी क्यों बना रहा हूँ, ताकि आप याद कर सकें, ठीक है? चलो 1970 में हमें याद रखना है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ट्रायल एग्रीकल्चर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट है इक्री सेट। इकरी सेट, तो ये 1972 के अंदर हैदराबाद में बहुत ही ज़्यादा फेमस, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर, 1972 के अंदर। तो ये जो हमारे बूढ़े काका हैं, 1972 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट चलाने के बाद कहाँ चले गए? हैदराबाद चले गए, इकरी सेट करने चले गए। इकरी क्या है? इकरी मेरे दिमाग में, मैंने इकरी का मतलब सोच रखा है एक उनकी बूढ़ी गर्लफ्रेंड। तो इकरी उनकी गर्लफ्रेंड है, उनको उन्होंने सेट किया। कब? 2 साल बाद सेट किया। क्या बात कर रहे हो यार, ये तो बहुत
हो सकता है ऑफेंसिव हो जाए आपके लिए, बट स्टिल मैं याद रखता हूँ इकरी को सेट किया, इकरी सेट किया। अरे ऐसा कौन करता है भाई, मैं कर लेता हूँ क्योंकि ताकि मुझे बस याद रह जाए। उन्होंने 2 साल बाद ये ऐसा किया। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो 1970 में, 2 साल बाद एक सेट कर लिया। किसे सेट कर लिया? इकरी को सेट कर लिया। इकरी कैसा नाम है भाई, मेरी इमेजिनेशन है, मैं याद कर सकता हूँ। तो इकरी सेट कर लिया 1972 के अंदर। बहुत ही फुद्दू है, आई नो, आप प्लीज ऑफेंड ना हो, बस चीजों को याद करने की कोशिश करें। फिर 1972 से 73 के अंदर ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम शुरू किया गया। इकरी को सेट करने के बावजूद जिंदगी में सूखा बनाया, ड्रॉट प्रॉन एरियाज उनकी लाइफ में क्रिएट हो गए। तो ये कब तक? 1972 से 73 के अंदर चले। क्रिएटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि याद हो सके बस, क्योंकि ऑल पर्पस क्या है? हिस्ट्री पढ़ना किसे पसंद है भाई? याद करना जरूरी है ताकि एग्जाम में गलत ना हो। तो इकरी सेट करने के बाद भी एक हमें देख सकते हैं उनकी लाइफ में थोड़ा सूखापन आया, ड्रॉट प्रॉन एरियाज डीपीएपी की शुरुआत हुई। ड्राईलैंड ऑपरेशनल रिसर्च 76 के अंदर इनका एक ऑपरेशन हुआ। ये जो हमारे चाचा हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन्हें गाजी गाजी गाना सुनना बहुत पसंद है, उन्हें हम कह सकते हैं ड्राईलैंड ऑपरेशन जो से रिलेटेड प्रोजेक्ट कब हम देख रहे हैं, शुरुआत हुई 1976 में, 76 की उम्र में। अब हो सकता है देखो किसी इंसान के साथ आप ईयर्स को रिलेट कर रहे हैं तो आप याद कर सकते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको याद करा पाऊँ। चलो, अदर देन दिस यहाँ एक लाइन खींची गई है क्या भाई, और भी साथ में 2-3 चीजें याद रख लो। 1974 में क्या हुआ? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट आया था। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बात है, ये ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल हमारे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की जो इंडिया में हिस्ट्री है उससे रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी हमें ये याद रखना जरूरी होता है, कई बार एग्जाम में आता है। तो 1974 में अंदर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट आया। इन फर्स्ट केवी के इंडिया के अंदर पौंडीचेरी में खुला था, वो भी 1974 में ही खुला था। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में कितने केवी के हैं जानते हैं? अगर जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट, आई कार्डा 1977 में, 76 में क्या हुआ था? ऑपरेशन हुआ था। वैसे ऑपरेशनल फार्म का मतलब समझते हैं ना, वैसे इसका मतलब ये था कि वास्तव में लैब टू लैंड वाली कंडीशन है। ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट की लैब टू लैंड पर वास्तव में जो काम हो सके तो वो ऑपरेशनली किया जाए, है ना। लेकिन जब ऑपरेशन हो गया, हम तो ऐसे याद कर रहे थे कि चाचा जी का ये जो एक्सीडेंट हो गया था तो उन्होंने ऑपरेशन कराया 1976 के अंदर। तो 77 में जब वो तैयार हो गए तो उन्होंने आई कार्डा जाके, लेबनान जाके आई कार्डा की शुरुआत कर दी। यार ये क्या कहानी चल रही है, ये कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, आप थोड़ा सा बुरा ना माने लेकिन याद करने की कोशिश करें। 1977 के अंदर आई कार्डा की शुरुआत कर दी। ठीक, कहाँ? लेबनान के अंदर जाके, ऐसी वैसी छोटी छोटी जगह नहीं। 77, वो 77 की उम्र में ये सब कर रहे हैं, अभी देखो कहाँ तक जाएंगे हम। 1977 टू 78 के अंदर डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम आया। फिर से लाइफ में एक बार जब आई कार्डा की शुरुआत करी है तो सूखा तो आना जरूरी था। जब हमने क्रीक सेट की थी तब भी सूखा आया था, तो अब आई कार्डा की शुरुआत हुई है तो फिर से सूखा बनाएगा। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम डीडीपी कब आया? 1977 टू 78 आया। 1993 जरूर याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन द एग्रो मेटेरोलॉजी। सबसे पहला ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट जानते होंगे, मेज पे शुरुआत हुई थी। कब हुई थी ये जानते हो? जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम ये कह रहे हैं ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रोमेटियोरोलॉजी कब आया? 1983 के अंदर आया। 83 के अंदर, 83 की उम्र में उन्होंने मेटियोरोलॉजी का डिपार्टमेंट खोल दिया। अरे वाह। फिर 84 में क्या किया? ड्राई लैंड डेवलपमेंट बोर्ड शुरुआत हुई कर्नाटका के अंदर, और वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू हुए वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए। तो हमें याद रखना है 1984 के अंदर दो काम याद रखने हैं, जो कि है ड्राई लैंड डेवलपमेंट बोर्ड। देखिए जहां ट्रिक बन रही है, जहां मैं बातें बना रहा हूँ, जहां नहीं बन रही वहां डायरेक्टली याद करने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। वो तो लास्ट ऑप्शन होता ही है। फिर क्रीडा, क्रीडा हिंदी में बोलते हैं खेल कूद। तो इन्हें खेल कूद की जरूरत कब पड़ी, या कह सकते हैं मन कब हुआ इनका खेल कूद का? हमें 85 की उम्र में। ये जो हम चाचा की बात कर रहे हैं, इन्होंने खेलना कब शुरू कर दिया? तो 1985 के अंदर इन्होंने क्रीडा करना शुरू कर दिया। क्रीडा का मतलब क्या है? खेल कूद की शुरुआत हुई उनकी। देखो इसका कोई सेंस नहीं है, खेल कूद की शुरुआत नहीं, मतलब क्रीडा का मतलब क्या है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, जो 1985 में इसकी शुरुआत हुई है। तो इसे अच्छे से याद रखना बहुत जरूरी है। कैसे भी याद करके ट्रिक बना लेना यार। मैंने तो ऐसे सोच रखा था कि वो जो चाचा की मैंने पूरी स्टोरी याद की है, उन्हें 85 के अंदर जाके खेल कूद का आनंद उठाना शुरू किया उन्होंने 1985 के अंदर। चलो भाई साहब, नेशनल वाटर वेस्ट लैंड है, ये वाटर नहीं है, हम ये भी याद रखने वाली बात है कि वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड कब शुरुआत हुई? 1985 के अंदर हुई थी। ठीक है, वेस्ट लैंड कब? अच्छा, जब क्रीडा करी है तो कहाँ खेल कूद की शुरुआत कहाँ करी है? आम ऐसी वैसी जगह नहीं, वेस्ट लैंड पे उन्होंने खेल कूद की शुरुआत की, ऐसे याद कर लो। तो 85 के अंदर ही जो हमने याद कर रहे थे, क्रीडा जहाँ हुई उस ईयर के अंदर वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड भी डेवलप हुआ। द NWDPRA, ये क्या है? नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम
ऑन रेनफेड एरियाज, इसका फुल फॉर्म ये है। ये 15 स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में चलाया था। और उसके बाद 1987 के अंदर याद रखना है एनएआरपी की शुरुआत हुई, जिसे हम कहते हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। और 1988 के अंदर, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, झांसी के अंदर क्या हुआ, 1988 के अंदर एग्रो फॉरेस्ट्री की शुरुआत हुई। अब नेक्स्ट क्या है 1989, तो ये याद रखना है इंटीग्रेटेड वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है। आईडब्ल्यूडीपी की शुरुआत हुई 1989 के अंदर। अब जिंदगी इतनी उम्र बड़ी हो चुकी है चाचा की, 89 तक पहुंच चुके हैं, तो इन्होंने याद रख लेना 89 के अंदर सब कुछ इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया, है ना। जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया था, अब इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। तो इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट कब आया, 1989 के अंदर आया। इंटीग्रेटेड एफोरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट स्कीम कब आई, IAEPS के अंदर आई। 89 टू 90 के अंदर इंटीग्रेटेड वेस्ट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट कब आया, 1998 के अंदर। अब देखिए जैसे जैसे उम्र इतनी ज्यादा बढ़ गई है, 98 की उम्र आ गई है, टेक्नोलॉजी इनकी जिंदगी में आना शुरुआत हो गई है, 1998 के अंदर आ गई है। चलो और भी कुछ बीच में ये रह गए, आई थिंक कि 1990 टू 91 के अंदर नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज। हाँ अभी तो वैसे आप कह रहे हैं कि 86 में बताया था, लेकिन यहाँ 90 टू 91 बताया है। देखिए कुछ बुक में ये स्पेसिफिक दिया है, कुछ 86 भी दिया है, तो टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर कि कौन सा ज्यादा बेटर सही है। बट अगर स्पेसिफिकली पूछे वो 15 स्टेट्स वाला, तो 86 जवाब दीजिएगा, नहीं तो 1991 वाला, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है 1992 टू इंडो जर्मन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ 1992 के अंदर। 94 के अंदर नेशनल रिसर्च एरिड हॉर्टिकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीकानेर में। आपको पता है क्या, मैं भी बीकानेर का हूँ, राजस्थान बीकानेर से हूँ, तो वहाँ यह है, हम देखते हैं सेंटर फॉर द एरिड एंड हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर है, जो कि 1994 के अंदर ओपन हुआ। 1996 टू 97 के अंदर एस्केलेटेड, हम कह सकते हैं, इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम्स शुरू हुए, जो कि बाद में आगे जुड़ गए थे PMKSY के अंदर, है ना, अभी जानेंगे उसके बारे में। गाइडलाइंस फॉर द वाटरशेड डेवलपमेंट कब आई, 1994 के अंदर। 1992 2000 के अंदर वाटरशेड डेवलपमेंट फंड प्रोग्राम शुरू हुआ, और 2001 के अंदर कॉमन गाइडलाइन फॉर द वाटरशेड डेवलपमेंट की रिवीजन हुआ, रिवाइज किया गया। नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम कब आया, तो हम देख सकते हैं वो आया 2002 टू 2003 के अंदर। अभी हमने पहले एफोरेस्टेशन वर्ड कब पढ़ा था, राजस्थान के अंदर पढ़ा था भाई, डेजर्ट एफोरेस्टेशन के बारे में बात करी थी, है ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट था। हरियाली गाइडलाइंस 2003 में आई थी। 2005 के अंदर नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट आया। और महात्मा गांधी नरेगा, मनरेगा का नाम सुना है, इसमें मजदूरों को जो है एक फिक्स, हम देखते हैं, मेहनताना या वेतन दिया जाता है, तो उस स्कीम का नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, है ना, तो ये भी 2005 में आई थी। चलो उसके बाद हम देखते हैं 2006 के अंदर नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी बन चुकी है। ये अथॉरिटी आज की डेट में इंडिया में है, और सॉरी न्यू दिल्ली में है। 2006 में इसकी शुरुआत। और पर्थ परस प्रथासरथी कमेटी रिपोर्ट भी 2006 में आई थी। हाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी का 2006 में बनी। 2008 में कॉमन गाइडलाइन फॉर द वाटरशेड डेवलपमेंट नीलांचल रिलीज हुई। 2002 में क्या हुआ, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लेटेस्ट प्रोग्राम्स हैं, तो 2009 में ही है ना, अभी तो 2014 चल रहा है, 24 चल रहा है, 25 आने वाला है, चलो बट स्टिल 2009 की सबसे करीब हो गया। तो याद रखना इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है, IWMP है ये, है ना, पहले अभी IWDP भी आया था, राइट, हमने देखा था, एक बार वापस देख लेंगे क्या। ये 1989 टू 90 था ना, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड था वो भी, सॉरी आई एम सॉरी, वो वेस्टलैंड था, लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो वाटरशेड है, और वो कहाँ है, 2009 में है, ठीक है जी, याद रखिएगा। ये तो मैंने बीच में एक ऐसे ही चार्ट लगा दिया था। 2011 के अंदर रिवाइज हुई कॉमन गाइडलाइन फॉर द वाटरशेड डेवलपमेंट, और 2013 के अंदर रिवाइज हुआ 2008 कॉमन गाइडलाइंस को। चलो नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आगे कुछ बातें, लेटेस्ट बातें जो एग्जाम में आती हैं, पूछी जाती हैं, कि 2015 के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई। अब इसके अंदर जो और भी 2015 तक के जो स्कीम प्रोग्राम चल रहे थे, उन्हें इंटीग्रेट कर दिया गया। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट और एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इन दोनों को इसके अंदर सब सबमिट कर दिया गया, हाँ, जोड़ दिया गया। हरियाली एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार एग्जामिनेशन में आया है और आगे आता भी रहेगा, तो याद रखना है। हरियाली इज द वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट sponsored by the central government, which aims at enabling the rural population to conserve water for drinking, irrigation, fisheries and afforestation। हरियाली प्रोग्राम याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब हरियाली वास्तव में इसका ही कंपोनेंट है, PMKSY का ही कंपोनेंट है, याद रखना। और ये ग्राम पंचायत, और यानी लोग खुद इसे, पीपल्स पार्टिसिपेशन है, ये भी आ सकता है एग्जामिनेशन में, ये लोग खुद चलाते हैं इसे, तो ये पीपल्स पार्टिसिपेशन में आता है।
नीरू-मीरू बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये फॉर श्योर आ सकता है एग्ज़ाम में। आंध्र प्रदेश के अंदर नीरू-मीरू नाम का एक प्रोग्राम चलता है। इसका हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। नीरू-मीरू क्या है? नीरू-मीरू का मतलब होता है नीरू मतलब वाटर एंड मीरू मतलब होता है यू, वाटर एंड यू। और अरवेरी पानी संसद ये अलवर राजस्थान में चलता है, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का एक प्रोग्राम भी याद रखना ज़रूरी है और एपी यानी आंध्र प्रदेश का भी याद रखना ज़रूरी है। हैव टेकन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स सच एज़ परकोलेशन टैंक, डग पॉन्ड्स, चेक डैम्स एटसेट्रा। ठीक है ना? तो ये 2 प्रोग्राम उनकी जगह स्पेसिफिकली याद रखना। नीरू-मीरू आंध्र प्रदेश और अरवरी पानी संसद कहाँ? अलवर के अंदर। तमिलनाडु हैज़ मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन हाउस कंपल्सरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वो मस्त लगा मुझे कि तमिलनाडु के अंदर तो कंपल्सरी कर दिया है कि घर बनवाओगे तो वाटर हार्वेस्टिंग कंपोनेंट बनवाना ही होगा। एक स्ट्रक्चर ऐसी बनवानी पड़ेगी जो पानी को स्टोर कर सके। हाँ, वाटर हार्वेस्टिंग का एक स्ट्रक्चर बनवाना वहाँ कंपल्सरी है। तो कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी जब तक उसमें क्या ना हो, कोई कंस्ट्रक्शन ना हो रहा हो। चल मतलब वो समझ गया आप मेरी बात। और अदर देन दिस कि भाई वाटरशेड मैनेजमेंट और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की हिस्ट्री के अलावा भी कुछ क्या ये याद रखने ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे कि बीच-बीच में मैंने 2-3 बता भी दिए, वैसे ही और भी कुछ इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इरिगेशन कमीशन कब आया? हेमाइन कमीशन तो 1800 में। फर्स्ट इरिगेशन कमीशन कब आया? 1901 1901 में आया था। और नेशनल वाटर पॉलिसी कब आई? 1987 के अंदर आई, जो कि 2002 और 2012 में रिवाइज भी की गई। सेकंड इरिगेशन कमीशन कब आया? 1972 में आया, है ना? कब? 1972। जो हमने देखा था 1970 में क्या हुआ था याद है? ड्राईलैंड ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट की इन चाचा ने जो बन के मैं बात कर रहा था, उन चाचा ने 1970 में ड्राईलैंड उसकी शुरुआत की थी। 1972 के अंदर सेकंड इरिगेशन कमीशन आया। 1972 में हमने अभी ये भी सीखा था कि इक्री सेट कर ली थी उन्होंने। सो 1974 टू 75 कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, ये भी ठीक है याद रखना। 2002 में कॉमन एरिया डेवलपमेंट वाटर मैनेजमेंट, ये इसी का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया एक तरह से, तो इसे भी याद रखना। 2004 में हुआ था ये। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इंपॉर्टेंट है 2007 से 2008 के बीच में, और 2015 में पीएम-केएसवाई बहुत इंपॉर्टेंट है ही। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आते हैं। तो 19 फरवरी वो स्पेसिफिकली डेट सहित आता है। 19 फरवरी 2015 के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई। और जल शक्ति अभियान लेटेस्ट क्वेश्चन है ये एकदम, पिछले साल मतलब ये 2024 का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें एसआर के एग्जाम में शायद पूछा गया है, तो इसे अच्छे से याद रखना। जल शक्ति अभियान प्रोग्राम जो है 2019 में आया। ठीक है जी। अब फटाफट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कुछ दिखा देता हूँ। आप कैसे करेंगे इसको? हम अपना आंसर गैस करेंगे मन में। मुझे पॉज कर दीजिए, पहले टैप 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 करते हुए अपना क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर देखिए। क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए। अपना टाइम बचा लीजिए, या मुझे सुन रहे हैं तब भी अपना एक आंसर अपने दिमाग में जरूर रखें। बताएं अपना आंसर। अच्छा, ये तो मैंने पिछले वीडियो में रखा था। अकॉर्डिंग टू क्रीडा, क्रीडा कब, मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में, आप किसी कमेंट भी करिएगा कि क्रीडा कब स्टैब्लिश हुआ, कहाँ स्टैब्लिश हुआ, और क्रीडा के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा कि डीप प्लॉइंग की डेप्थ क्या होती है, उन्होंने पूछी है। ठीक है, तो डीप प्लॉइंग की डेप्थ कितने सेंटीमीटर है? ये सारे सेंटीमीटर्स में है। इसका आंसर आई होप आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो अभी देख लीजिए, इसका आंसर है डी, यानी 25 से 30 सेंटीमीटर। देखिए 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये वास्तव में एफओ एग्जाम से उठाया हुआ क्वेश्चन है। चलो 2000 अभी लेटेस्ट जो हुआ था, आई थिंक नहीं 2024 में जो हुआ था उसमें मेंस में आया था ये क्वेश्चन। तो क्रीडा के अकॉर्डिंग याद रखना है, ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है। 1985 के अंदर इसकी शुरुआत हुई। और 3 हमें इसकी डेप्थ याद रखनी है। 5 टू 6 सेंटीमीटर इज रिलेटेड टू द शैलो डेप्थ, 15 से 20 सेंटीमीटर मीडियम डेप्थ, और 25 से 30 सेंटीमीटर डीप प्लॉइंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये तो पिछले वीडियो का था। अब क्वेश्चंस की शुरुआत करें। द रिडक्शन और लॉस इन एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज of the biological or economic productivity and complexity of rain-fed cropland, irrigated cropland, or range, pasture, forest, and woodland, resulting from land use or from a process or combination of process। तो ये रिडक्शन ऑफ लॉसेस को आप क्या कहेंगे, है ना? रिडक्शन और लॉसेस जो है किसी भी पर्पज से या किसी भी जगह पर जो रिडक्शन हो रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? क्या उसे आप लैंड रिविटलाइजेशन कहेंगे? क्या उसे आप लैंड एम्लिट्यूएशन कहेंगे? क्या आप उसे लैंड डिग्रेडेशन कहेंगे? या लैंड रीजेनुवेशन कहेंगे? रिजुविन रिजुवेनाइजेशन कह सकते हैं, रिजुवेनेशन कह सकते हैं, या लैंड ऑगमेंटेशन कह सकते हैं। पढ़ पा नहीं रहे हैं आंसर। आंसर तो कैसे निकलेगा? नहीं मालूम है। सोचिए आपका अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, मैं बताता हूँ। इसका आंसर आई होप आप समझ चुके होंगे। इसका आंसर है लैंड डिग्रेडेशन। ये भाई कह रहे हैं ना, रिडक्शन और लॉसेस हो रहे हैं तो उसे डिग्रेडेशन नाम दिया जाता है।
चलो नेक्स्ट अब देखते हैं, ये आईसीआर के क्वेश्चन हैं। बहुत ही फेमस बच्चा बच्चा जानता है कि इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स कब सेलिब्रेट किया जाता है? जानते हैं आंसर? बताने की जरूरत थोड़ी है, अगर है भी तो आप जानते हैं 2023 के अंदर। इसके ऊपर कंप्लीट मैं वीडियो बना चुका हूँ, और सिर्फ 2023-24 तक नहीं, आने वाले आगे के भी जो ईयर्स डिसाइडेड हैं उनको मिलाते हुए कंप्लीट वीडियो बनाया है। किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम दोगे वो वीडियो फॉर श्योर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरूर देखिएगा। उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सारे इंटरनेशनल ईयर्स को एक ही वीडियो में डाल दिया गया, तो वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी, विच इज नॉट अ ड्रॉट। देखो राइस की वैरायटीज दी है, सहभागी धान, स्वर्ण सब वन, पंत संकर धान 3 और CSR 35। क्या आप जानते हैं इसका आंसर? जानते तो अच्छी बात है, तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप नहीं जानते हैं तो अभी याद कर लेंगे कि स्वरा सब्बन जो है वो ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी नहीं है। जबकि है कौन कौन सी, तो अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, सहभागी धान, पंत संकर धान 3 और CSR 35, ये तीनों ही ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटीज है। फटाफट से वीडियो खत्म करते हैं यार, लंबा हो जाता है मतलब वीडियो। तो फिजिकल प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन क्या कहेंगे, या से फर्टिलिटी इम्बैलेंस कहें, ऑर्गेनिक मैटर डिक्लाइन कहें, इरोजन डिप्लीशन कहें, या एसिडिफिकेशन कहें? आंसर जानते हो? और श्योर आप जानते हैं, मुझे मालूम है, विश्वास है मुझे आप इसका आंसर जानते हैं। आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट है, मेजर मैकेनिज्म ऑफ रिड्यूसिंग हीट फ्रॉम द क्रॉप कैनोपी। क्या एडवेक्टिव हीट लॉसेस से ऐसा हो सकता है, या इवेपोरेशन से, या ट्रांसपायरेशन से, या हीट एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट सॉइल? क्या बोलते हो, क्या होना चाहिए आंसर? आंसर जो है वो होगा क्या, ट्रांसपायरेशन मेरे भाई। ट्रांसपायरेशन से मेजर मैकेनिज्म है रिड्यूसिंग हीट से, है ना। प्लांट ट्रांसपायरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये बताया जाता है कि पौधा अपनी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाता है। द मोस्ट सुटेबल ग्रुप ऑफ क्रॉप्स फॉर द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट एक क्रॉप्स कौन सी हो सकती हैं इनके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? क्या जानते हैं आंसर? जानते हैं तो मन में अपने सोचिए, नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ आंसर। आंसर है इसका फर्स्ट, रेपसीड मस्टर्ड चिकपी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था, है ना। अभी लेटेस्ट ताजा ताजा हमने पढ़ा है, देखो प्रोग्राम तो कब आया था, स्पेसिफिकली याद रखना है 1989 टू 90। आंसर होगा इसका सेकंड। अभी बोर्ड मैंने बताया था, लेकिन नेशनल बोर्ड ऑन वेस्टलैंड डेवलपमेंट ऐसा भी था, NWDP था शायद, ना बोर्ड था अल्टीमेटली, NWDB होगा, चलो जो भी है। तो वो बोर्ड जो है वो कब आया था, वो तो 1986 में था, लेकिन प्रोग्राम वेस्टलैंड डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम 89 टू 90 याद रखना है। एरिया ऑफ माइक्रोशेड, माइक्रोशेड वाटरशेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइक्रो वाटरशेड, है ना। माइक्रो, मिनी और मिली, है ना, इस तरह की टर्म्स आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आंसर क्या होगा, 100 से 1000 हेक्टेयर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आने वाली वीडियोस में हम अच्छे से करेंगे, तब अच्छे से कुछ ट्रिक्स बना के याद करेंगे। चलो अभी फटाफट वीडियो खत्म करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर द नॉर्मल क्रॉप ग्रोथ। नॉर्मल क्रॉप ग्रोथ के लिए कौन सा पानी है, अरे बच्चा बच्चा जानता है, बताने की जरूरत ही नहीं है ना। आई होप आप जानते हैं इसका आंसर, राइट। आंसर होगा इसका कैपिलरी वाटर, है ना। कैपिलरी वाटर ही वास्तव में अवेलेबल वाटर होता है, जो किसके बीच में आता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी के बीच का जो पानी है उसी को ही तो क्या कहते हैं, अवेलेबल वाटर कहते हैं। चलो, ड्रॉट अवॉइडेंस मैकेनिज्म इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, बार्ले, मेज, सोरगम या सनफ्लावर? तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की इसका आंसर जो दिया गया था वो क्या है, वो है सोरगम है, ठीक है जी, याद रख लीजिएगा। चलो, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो ये जब चीजें चलो लिखी हैं, लास्ट में ये कहूंगा कि इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम ड्रॉट और उसके टाइप्स के बारे में अच्छे से बात करेंगे। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को फटाफट से कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसी तरह से 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगा। कोशिश करेंगे बेस्ट टू बेस्ट चीजें हम कवर करते चलें, बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट करते हुए चलें, अच्छे से याद करने की कोशिश करें। अगर इस तरह की चीजें आपको ऑफेंड कर रही हूँ, मैं बीच बीच में यार इस तरह से कादरी कादरी गाना गा लेता हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, तो प्लीज अपनी राय मुझे दें। अगर आप कहें कि ऐसा मत किया करो यार, पढ़ाने की चीजें नाम पे पढ़ाया करो। चलो, तो जो भी आपके मन में जो भी थॉट प्रोसेस है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।